नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात किया था, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात किया था। और राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत हम लोगों ने आर्टिकल 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक के बारे में क्या करना है, बात करना है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 19 के बारे में, 19 के सभी पार्ट के बारे में हम लोगों ने देखा कि 1978 से पहले 1978 से पहले कितने प्रकार के मूल अधिकार थे और 1978 के बाद कितने मूल अधिकार हो गए। तो हमने बताया था कि 44वां संविधान संशोधन 1978 या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा संपत्ति के अर्जन से संबंधित जो स्वतंत्रताएं थी उसको क्या कर दी गई, उसको समाप्त कर दी गई। तो इस प्रकार कितनी स्वतंत्रताएं हो गई, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हो गई। उन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसको आर्टिकल 19(1) क, 19(1) ख, ग, घ, अंग के अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया था, देखा था। उस आर्टिकल 19 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत या स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम का मतलब कि हर व्यक्ति को क्या है, एक्सप्रेशन करने का स्वतंत्रता दी गई है कि वह एक सीमा में रहते हुए वह भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को ध्यान में रखते हुए, राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वह जो है अपने विचारों को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। हम लोगों ने यह भी देखा था कि जो प्रेस की स्वतंत्रता थी, प्रेस की स्वतंत्रता को या फ्रीडम ऑफ मीडिया के बारे में जो है कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 19(1) क के अंतर्गत जो है इसके बारे में चर्चा की गई है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था 19(1) ख के अंतर्गत, 19(1) ख के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता थी। सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमने बताया था कि सभा और सम्मेलन कैसा होना चाहिए, तो सभा एवं सम्मेलन जो है शांतिपूर्वक होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। सभा एवं सम्मेलन कैसा होना चाहिए, तो सभा एवं सम्मेलन निरायुध या बिना हथियार के होना चाहिए। तो हथियार नहीं होना चाहिए और शांतिपूर्ण होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। फिर उसके बाद हमने बताया था कि संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता के अंतर्गत सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते आपको कंपनी स्थापित करने की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की स्वतंत्रता दी गई है या किसी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्वतंत्रताएं जो है आपको आर्टिकल 19 के अंतर्गत बात की गई है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था संचरण करने की स्वतंत्रता। संचरण करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते आप भारत में जो है कहीं भी क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार आपको जो है स्वतंत्रताएं दी गई हैं कुछ निर्बंधन के साथ। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि बसने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी जो आप क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं। वह बसने का जो स्वतंत्रता दी गई थी उसके लिए भी कुछ निर्बंधन बताया गया था। उस निर्बंधन के बारे में हम लोगों ने भी सीमाओं के बारे में डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वृत्ति एवं व्यापार करने की स्वतंत्रता, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता के बारे में भी जो है बताया गया है। इन सभी मुद्दों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने आर्टिकल 20 का चर्चा किया था। आर्टिकल 20 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का बात किया था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको दोषी ठहराया जा रहा है या अपराधी ठहराया जा रहा है, तो उसके लिए क्या संरक्षण दिया गया है, क्या प्रोटेक्ट किया गया है। तो उसके लिए हमने आर्टिकल 21, 22 एंड 23 का बात किया था। 21 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है और वह कार्य अपराध की श्रेणी में आता है, उस समय जो कानून लागू है उस कानून के अंतर्गत अगर वह अपराध की श्रेणी में आता है और उस अपराध के लिए जो भी सजा का प्रावधान किया गया है, तो उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए उस कानून के अंतर्गत किए गए सजा के अंतर्गत ही जो है सजा देने का प्रावधान है। किसी दूसरे कानून के अंतर्गत सजा देने का प्रावधान नहीं है।
उसके अलावा आर्टिकल 22 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था, 22 के अंतर्गत हम लोगों ने बात किया था कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा देने का प्रावधान है, 2 बार सजा देने का प्रावधान नहीं है। उसके अलावा आर्टिकल 23 के अंतर्गत हम लोगों ने बात किया था कि 23 के अंतर्गत यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह अपने ही खिलाफ क्या करे, अपने ही खिलाफ जो है गवाही दे, या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो आज हम लोग जो देखेंगे क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें देखेंगे आर्टिकल 21 के बारे में, प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता के बारे में, या जीवन जीने के अधिकार के बारे में क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे। तो जीवन जीने का अधिकार का मतलब यह नहीं है कि आपने जन्म ले लिया तो सिर्फ जीते ही जा रहे हैं, जीते ही जा रहे हैं। जीना कैसा होना चाहिए, जीवन जीने का अधिकार, जीने का अधिकार कैसा होना चाहिए, तो जीने का अधिकार डिग्निटी होना चाहिए या गरिमापूर्ण होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, गरिमापूर्ण जो है, गरिमामय जीवन होनी चाहिए, गरिमामय जीवन होनी चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन हो। तो जीवन जीने का अधिकार कैसा हो, डिग्निटी फुल हो, गरिमापूर्ण जीवन हो। गरिमापूर्ण के अंतर्गत क्या है, गरिमापूर्ण जीवन के अंतर्गत यह है कि वह सिर्फ उसके पास खाने का व्यवस्था हो, खाने के लिए रोटी की व्यवस्था हो, रहने के लिए मकान की व्यवस्था हो, और पहनने के लिए क्या हो, कपड़े की व्यवस्था हो। बेसिकली कहने का मतलब कि वह जो जीवन जी रहा हो बेहतर तरीके से जी रहा हो, गरिमापूर्ण जीवन जी रहा हो। यह जो है किस में बताया गया है, आर्टिकल 21 में बताया गया है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के जीवन को जो है सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, अन्यथा किसी आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति के जीवन को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही समाप्त किया जा सकता है, अन्य आधारों पर नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को जो समाप्त किया जा सकता है, किसके आधार पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या जो रूल बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उस नियम के अनुसार जो स्थापित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति के जीवन को जो है पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है, और अन्यथा या और अन्य आधारों पर समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर और अन्य आधारों पर समाप्त किया जा रहा है तो वह जो है क्राइम होगा, वह अपराध की कैटेगरी में होगा। जैसे जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, तो सुसाइड कर रहा है तो वह सुसाइड क्या है, एक अपराध है, क्राइम है, वह इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो अगर सुसाइड कर रहा है तो उसको अपराध की कैटेगरी में है, क्योंकि वह व्यक्ति अपना जीवन सिर्फ किस आधार पर समाप्त कर सकता है, जो विधि बनाया गया है, जो रूल बनाया गया है, उस रूल के अनुसार ही समाप्त किया जा सकता है, और किसी अन्य आधारों पर समाप्त नहीं किया जा सकता। मेनका गांधी इस आर्टिकल 21 में 1978 में मेनका गांधी केस में राइट टू लाइफ को या आर्टिकल 21 का और विस्तार कर दिया गया या एक्सपेंशन कर दिया गया।
तो जीवन जीने के लिए स्वच्छ जल पाने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार, ये सभी अधिकार जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह सभी अधिकार जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। 21 का दायरा जो है बहुत बड़ा है, तो जो जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो इसका एक्सपेंशन जो है मेनका गांधी केस 1978 में और दायरा बढ़ा दिया गया। तो राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। किसी व्यक्ति को जीवन जीने का मतलब यह नहीं है, जीवन जीने से तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति जीवन कैसा जीता हो, गरिमामय जीता हो, गरिमापूर्ण जीता हो, डिग्निटीफुल लाइफ जीता हो, उसके पास जो है रहने के लिए घर की व्यवस्था हो, पहनने के लिए कपड़े की व्यवस्था हो और खाने के लिए रोटी की व्यवस्था हो या रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो, जो जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो ये जो है ये हम लोग आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को समाप्त सिर्फ विधि के द्वारा, जो रूल बनाए गए हैं विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही समाप्त किया जा सकता है और अन्य आधारों पे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 21A। अगर 21A पे आएंगे तो 21A को कब जोड़ा गया, तो इसे कब जोड़ा गया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे जोड़ा गया 2002 में। कब जोड़ा गया इसे? तो इसे 2002 में जोड़ा गया। 2002 में इसे जोड़ा गया। कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया या कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? द्वारा जोड़ा गया तो 86वां 86 संशोधन, 86वां संशोधन के द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया। या इसे कह सकते हैं कि आर्टिकल 21A को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में क्या किया गया? इसे जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत क्या किया गया? इसे जोड़ा गया। उसके अलावा आर्टिकल 21A में किसके बारे में बात किया गया है? तो आर्टिकल 21A के अंतर्गत जो है बताया गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। शिक्षा के अधिकार किसके लिए बात की गई है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। तो कौन से आर्टिकल में बात की गई है? तो आर्टिकल 21A के अंतर्गत बात की गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था की गई है। शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था, तो शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था या राइट टू एजुकेशन, क्या बोलते हैं इसे? राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन जो है कौन सा राइट होगा? तो राइट टू एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट होगा। फंडामेंटल राइट या इसे बोलते हैं मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार। तो जो राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21A को 2002 में जोड़ा गया।
कौन सा अमेंडमेंट के अंतर्गत? 86th अमेंडमेंट के अंतर्गत 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था या निःशुल्क शिक्षा की क्या करी गई? बात की गई। और राइट टू एजुकेशन जो है या शिक्षा का अधिकार वह क्या है? फंडामेंटल राइट है या मूल अधिकार है। एग्जाम में पूछा जाता है, इसको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो राइट टू एजुकेशन जो है वह एक मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो ये राइट टू एजुकेशन से संबंधित इतना फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में आएंगे तो उसके अंतर्गत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में भी एक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया। आर्टिकल 45 डीपीएसपी पढ़ेंगे तो वो जोड़ा गया, उसमें भी शिक्षा की व्यवस्था की गई। और आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन की व्यवस्था की गई। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अगर 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 पे आएंगे तो इसके अंतर्गत जो है एक कौन सा जोड़ा गया? आर्टिकल 21A। आर्टिकल 45 में शिक्षा की व्यवस्था, और उसके बाद जो है आर्टिकल 51A के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में 11वां मूल कर्तव्य, 11वां जो एफडी है उसे क्या किया गया? ऐड किया गया। और इन तीनों में जो है एजुकेशन का बात किया गया है। किसका बात किया गया है? शिक्षा की बात की गई है। 21A के अंतर्गत जो है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार को जो है क्या बना दिया गया? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है क्या कर दिया गया? बना दिया गया। उसके अलावा आर्टिकल 45 के अंतर्गत जो है स्टेट, राज्य, स्टेट या गवर्नमेंट या राज्य का जो है एक ड्यूटी, क्या है? ड्यूटी है, ड्यूटीज है यह, या कर्तव्य है कि वह क्या करे? वह बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। वह जो है ऐसा वातावरण तैयार करे कि बच्चे जो है वैसे वातावरण में निःशुल्क शिक्षा की जो है व्यवस्था या निःशुल्क शिक्षा का प्रयोग कर सके। उसके अलावा यह ड्यूटीज कहाँ बताया गया है? तो डीपीएसपी जब आप पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में या राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वह स्टेट का ड्यूटी है। उस डीपीएसपी के अंतर्गत जो है राज्य का या सरकार का यह कर्तव्य है कि वह अपने सिटीजन के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए वह क्या करे? वह जो है नए नए रिक्रूटमेंट निकाले, वेलफेयर स्कीम चलाए। उसके अलावा उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बेहतर नियमों का, रूल्स का क्या करे? निर्माण करे, कानूनों का निर्माण करे, जिससे वह सिक्योर रह सके। यह जो है किसके अंतर्गत करेगा? तो वह डीपीएसपी के अंतर्गत, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत करेगा। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। कुल वर्तमान में 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मूल कर्तव्य हैं। इन फंडामेंटल ड्यूटीज में 11वां जो मूल कर्तव्य है वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए
अभिभावकों का यह कर्तव्य है, पेरेंट्स या माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह उनके लिए एजुकेशन का क्या करें, व्यवस्था करें, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करें। तो इस प्रकार 51A में जो है एजुकेशन का बात किया गया है। आर्टिकल 45 में भी जो है एजुकेशन का बात किया गया है, और आर्टिकल 21A में जो है फंडामेंटल राइट के रूप में राइट टू एजुकेशन की बात की गई है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। 21A, 45 और 51A जो है एजुकेशन से जुड़ा हुआ है टॉपिक्स। तो यह टॉपिक्स जो है अगर आप जो है ऐसे भी लिखते हैं एजुकेशन पे, या एजुकेशन पे जो है एजुकेशन से संबंधित कोई इशूज है, तो वहाँ पे इन आर्टिकल्स का आप यूज कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। कंपटीटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो यह टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स में चलते हैं। अब राइट टू फ्रीडम का लास्ट आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल 22 या अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि गिरफ्तारी और निरोध, गिरफ्तारी और निरोध, गिरफ्तारी और निरोध के संदर्भ में संरक्षण, के संदर्भ में संरक्षण। तो ये गिरफ्तारी और निरोध के बारे में, के संदर्भ में संरक्षण की बात करता है कि उस समय जो है किससे जो है निरोध से संरक्षण के बारे में बात करता है कि किससे जो है संरक्षण मिलेगा। तो ये जो गिरफ्तारी है, यह गिरफ्तारी सामान्य मामलों में, कौन से मामले में? सामान्य मामलों में। सामान्य मामलों में जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, तो सामान्य मामलों में जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को जो है कुछ संरक्षण प्राप्त है। क्या प्राप्त है? संरक्षण प्राप्त है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से संरक्षण उसे जो है प्राप्त हैं। तो उन संरक्षण के बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। पहला क्या संरक्षण प्राप्त है? पहला संरक्षण यह प्राप्त है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ने आती है, तो पुलिस पकड़ने आती है तो सबसे पहले उस व्यक्ति के पास यह अधिकार है, उसे राइट टू नो या उसे जानने का अधिकार है कि पुलिस आखिर उसे क्यों पकड़ रही है। या कहने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति पुलिस से यह पूछ सकता है कि क्या आप हमको किस आधार पे पकड़ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, या आप हमको जो गिरफ्तार कर रहे हैं क्या उसके लिए आप वारंट लेके आए हैं या नहीं। तो बेसिकली कहने का मतलब पहला क्या अधिकार है, क्या संरक्षण मिला हुआ है? राइट टू नो, राइट टू नो, जानने का अधिकार। राइट टू नो, जानने का अधिकार कि आप किस कारण से या किस आधार पर जो हमको गिरफ्तार कर रहे हैं, वह कारण हमको क्या करिए आप बताइए। यह जो है संरक्षण प्राप्त है सामान्य मामलों में। दूसरा क्या संरक्षण प्राप्त है? दूसरा संरक्षण यह प्राप्त है कि वह जो व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है वह व्यक्ति तुरंत जो है अपने एडवोकेट या अपने विधि ऑफिसर या वकील से क्या कर सकता है, कानूनी मामलों में सलाह प्राप्त कर सकता है। तो कानूनी मामलों में सलाह, कानूनी मामलों में सलाह
सलाह वकील से अपने रुचि के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार। तो ये उसकी ओन चॉइस है, उसकी अपनी चॉइस है कि वह अपने पसंद के वकील से क्या कर सकता है, वह कानूनी मामलों में सलाह ले सकता है, एडवाइस ले सकता है, परामर्श ले सकता है। यह उसको क्या प्राप्त है, यह उसको स्वतंत्रताएं प्राप्त की गई हैं, प्रोटेक्शन उसको दी गई हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत। उसके अलावा तीसरा क्या प्राप्त है, तीसरा यह प्राप्त है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर नियर मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना है, पेश करना है। तो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है, मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना, उपस्थित करना। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना है, उपस्थित करना है 24 घंटे के अंदर। किसको उपस्थित करना है, पुलिस प्रशासन को। और उस 24 घंटे में यात्रा के समय को शामिल नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि यह जो सामान्य मामलों में गिरफ्तारी होगी, तो सामान्य मामलों में गिरफ्तारी के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति को ये 3 प्रकार के क्या है, संरक्षण प्राप्त है, प्रोटेक्शन प्राप्त है। पहला क्या, राइट टू नो, उसे जानने का अधिकार है कि उसको किस आधार पर या किस बेसिस पर गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा उसके पास यह अधिकार है, ओन चॉइस है, उसकी अपनी रुचि के अनुसार जो है अपने वकील से कानूनी मामलों में परामर्श या सलाह लेने का क्या है, अधिकार है। उसके अलावा उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर क्या करना है, मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना है। और इस 24 घंटे के समय में यात्रा के समय को शामिल नहीं किया जाएगा। ये जो भी प्रोटेक्शन प्राप्त हैं किसके लिए, जब सामान्य मामलों में गिरफ्तारी होगी। अब आइए देखते हैं जब निरोध में, निवारक निरोध से संबंधित व्यक्ति, निवारक निरोध में जो है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई। नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग निरोध से संबंधित टॉपिक पर। सामान्य मामलों में तो हम लोगों ने देख लिया। अब आइए देखते हैं निवारक निरोध के संदर्भ में गिरफ्तारी। निवारक निरोध के संदर्भ में गिरफ्तारी, निवारक निरोध के संदर्भ में गिरफ्तारी, अगर इसके अंतर्गत गिरफ्तारी हो रही तो ये समझ लीजिए कि पुलिस को कुछ अधिकार मिल जा रहे हैं। वह अधिकार जो है क्या करेगा, उसका कभी कभी इसका जो है बहुत बार जो है इसका मिस यूज देखा गया है निवारक निरोध के कानून का। तो आइए पहले समझते हैं कि निवारक निरोध है क्या। देखिए, निवारक निरोध के संदर्भ में जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी जो होती है, तो मैंने बताया कि सामान्य मामलों में जब गिरफ्तारी होगी तो वो सारे उसको क्या है, संरक्षण प्राप्त हैं, वह प्रशासन को बताना पड़ेगा।
लेकिन जब निवारक निरोध के संदर्भ में गिरफ्तारी होगी तो सामान्य मामलों में जो संरक्षण प्राप्त है वह इस प्रकार के व्यक्ति को किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर निवारक निरोध के अंतर्गत किस आधार पर गिरफ्तारी होती है। तो जो उसके लिए आधार बताया गया है गिरफ्तारी का आधार, तो आधार यह है कि प्रशासन को लगता है कि अगर प्रशासन को यह लगता है कि किसी व्यक्ति से देश की एकता और अखंडता प्रभावित हो सकती है, तो वैसे व्यक्ति को क्या करेगा, वह गिरफ्तार कर लेगा और उसे यह बताएगा भी नहीं कि मैं आपको क्यों गिरफ्तार कर रहा हूं, क्योंकि वैसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस प्रकार के किसी भी अधिकार प्राप्त नहीं है। ये समझते हैं। जैसे अगर प्रशासन को यह लगता है कि कोई व्यक्ति एंटी कंट्री गतिविधियों में शामिल है, कहने का मतलब कि वह राष्ट्र के विरोधी गतिविधियों में शामिल है, या उसके कार्य से देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है, सोवेनिटी प्रभावित हो सकती है, तो वैसे व्यक्ति को पुलिस निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी कर लेती है और निवारक निरोध के अंतर्गत किए गए गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने तक जो है जेल में रखा जा सकता है। 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। और 3 महीने के, अगर 3 महीने की अवधि को बढ़ाना है तो वह जो है न्यायालय के द्वारा जो है क्या करना पड़ेगा, आदेश कराना पड़ेगा, तो उसकी अवधि को जो है बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोगों ने बात किया कि निवारक निरोध के संदर्भ में जब व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, और सामान्य मामलों में जब व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो सामान्य मामलों में जब व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा तो मैंने बताया कि उसके लिए जो संरक्षण दी गई है, जो उसको प्रोटेक्शन दिया गया है, सबसे पहला ये कि अगर पुलिस उसको जो है गिरफ्तार करने जा रहा है तो उसके पास यह अधिकार है कि राइट टू नो, वह यह जाने कि पुलिस उसको किस बात के लिए या किस आधार पर गिरफ्तार कर रहा है, या वह पुलिस से यह पूछ सकता है कि क्या आप हमको गिरफ्तार कर रहे हैं तो मेरे नाम का आपके पास वारंट है। दूसरा क्या अधिकार है, दूसरा अधिकार उसको यह दिया गया है कि वह अपने रुचि के विधि या वकील से जो है क्या कर सकता है, कानूनी मामलों में सलाह ले सकता है। उसके अलावा तीसरा क्या है, तीसरा यह है कि 24 घंटे के अंदर नियर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको क्या करना है, प्रस्तुत करना है। यह जो है उसको क्या है, सुरक्षा प्राप्त है। लेकिन निवारक निरोध के अंतर्गत ये सुरक्षाएं प्राप्त नहीं है। इसके अंतर्गत प्रशासन जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो जरूरी नहीं है कि वह उसको कारण बताए कि किस आधार पर हम उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। बेसिकली कहने का मतलब, प्रशासन को अगर यह लगता है कि देश का यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवेनिटी, डिग्निटी, ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति से प्रभावित हो सकती हैं, तो वह डाउट के बेसिस पर निवारक निरोध के अंतर्गत उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है। तो थैंक यू। आज हम लोग का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के अधिकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।